नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका अपस्किल एजुकेशन में। यूपीएसआई का एग्जामिनेशन चल रहा है और उस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस की 2020 लेकर के हम आए आपके सामने। जिनके पेपर भी होने वाले हैं उनके लिए ये सेट बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर 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 फंसेंगे। एक चीज़ और बता दें कि हमारे अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यूपीएसआई में पूछे जाने वाले चिन्हों के बारे में। ये वीडियो होगी 5 से 10 मिनट की बनाऊंगा और इसमें से एक सवाल आपको 100% मिलेगा क्योंकि पूछा ही पूछा जाता है। इस बार के पेपर में ऐसा देखा गया है कि जीएस में देश, राजधानियां और मुद्राएं बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं। तो आज या कल में मैं इस पर भी एक वीडियो लोड कर दूंगा, ज़रूर देख लीजिएगा। एज इट इज जितने देश या राजधानियां या उनकी मुद्राएं बताऊंगा उतनी ही आएंगी, इनको एज इट इज रट लीजिएगा। तो ये देखिए, ये जो 20 सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये ऑलरेडी यूपीएसआई में पूछे जा चुके हैं, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक्स मैं आपको यहाँ डिटेल में बताऊंगा। उन पर प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो जो विद्यार्थी, जो कैंडिडेट्स इस बार यूपीएसआई 2021 जो कि नवंबर में हो रहा है दे रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो पहला देखिए, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो कहता है कि प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी का मतलब हुआ जो आपका चीफ विजिलेंस ऑफिसर है। सीधे कह रहा है कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होगा वो क्या करेगा, अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें किसको सूचित करता है, किसको सूचित करेगा। देखिए, चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो होता है हर सरकारी संगठन का या प्रत्येक मंत्रालय का, वो किसको आंसर करेगा, वो आंसर करेगा केंद्रीय सतर्कता आयोग को। इसको कहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहा जाता है इसको। जरा अच्छे से सवाल देख लीजिएगा और ये आंसर रट डालिएगा एकदम। अगला क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको बता ही चुका हूं, ये कल इसका वीडियो बनाऊंगा, आज ही बनाऊंगा, डाल दूंगा। अगला देखिए, यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो। आगे आने वाले वीडियोस बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। जनरल स्टडीज में और हिंदी के वीडियोस भी डालूंगा जो पूछे जा रहे हैं आपसे। कम से कम 30 से 40 नंबर मिलेंगे खाली ये वीडियो देख करके। 4-5 वीडियो देखिए, इतने नंबर कम से कम आपको गारंटी के साथ कहता हूं जो मिलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया है, दोनों अपने स्थान से एब्सेंट हैं, तो क्या किया जाएगा। उनकी ड्यूटी जो है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा। उनके दायित्वों का निर्वहन करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन करेगा भाई, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है महान्यायवादी। ओके, क्या कहेंगे इसको, हम कहेंगे महान्यायवादी करता है। और अगर महान्यायवादी भी एब्सेंट है, ये भी कहीं चले गए हैं या इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया, तब कौन करेगा, तब करेगा सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा। कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर जज होगा वो करेगा इनकी जगह पर। अगला सवाल कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। यानी कि एक तो आपका चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश हो गया और उसके साथ में और कितने होते हैं, अभी जो हैं वो 32 हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 32, लेकिन मैक्सिमम 34 हो सकते हैं, याद रखिएगा। अभी कितने हैं, अभी 33 हैं, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी 32 सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। लेकिन अधिकतम संख्या, मैक्सिमम नंबर जो हो सकता है वो 34 या 34 हो सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। भाई, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर। वुलर झील कहां पर है, वुलर झील है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में है चिलिका झील, ये सबसे बड़ी झील है, ये भारत की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। ओके, वेम्बनाड झील कहां पर है, केरल में है। और पुलिकट झील कहां पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। देखो, झीलों पर सवाल बहुत पूछे जाते हैं, आएंगे जरूर। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है। संपत्ति का अधिकार पहले क्या होता था, आपका मूल अधिकार था, लेकिन अभी उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, फंडामेंटल राइट नहीं है। और किसको प्राप्त है, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। ये विधिक अधिकार है जो कि केवल नागरिकों को प्राप्त है। आर्टिकल 300A में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। यह आर्टिकल भी देख लीजिएगा, आर्टिकल 300A। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ शासित प्रदेश में
विधायिका नहीं है। विधायिका मतलब इसको आप कहते हैं ना विधानसभा, तो विधानसभा नहीं है भाई। बताओ किसमें विधानसभा नहीं है? देख लो, जम्मू कश्मीर में है, पुडुचेरी में है, दिल्ली में है, लद्दाख में नहीं है। लद्दाख अभी नया बना हुआ है, लद्दाख में नहीं है। अंडमान निकोबार में भी नहीं है। ये कह सकते हैं आप कि जितने भी आपके संघ शासित प्रदेश हैं उसमें सिर्फ 3 में है, जम्मू कश्मीर में, पुडुचेरी में और दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रदूषण करेगा? देख लो भाई, जैव भर माने जैसे गोबर गैस वगैरह होती है, सड़े पेड़ पौधे पत्तियां हैं जिनको कंपोस्ट किया जाता है, नहीं इससे भी होगा, सीएनजी से भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है, पेट्रोल से भी थोड़ा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पेट्रोल से ही होगा। हाइड्रोजन सेल जो है, हाइड्रोजन सेल जो होता है इससे सबसे कम प्रदूषण होता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा बनती है। एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हाइड्रोजन सेल से होगी और सबसे कम क्या करेगा? ये प्रदूषण पोल्यूशन करेगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? भाई आपातकाल 3 तरह का होता है, जिसमें एक आपका वित्तीय आपातकाल भी होता है और भारत में वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो ये सारे के सारे सवाल यूपी एग्जामिनेशन में अलग अलग जो परीक्षाएं उनमें पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मिलेंगे। अगला कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? देखिए, शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है विटामिन B3, जिसको कहा जाता है नियासिन। क्या कहते हैं इसको? इसको नियासिन भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है, एक्चुअली ये पूछा गया सवाल है, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में अन्य देशों से लिए गए भागों में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, जो भारत का संविधान है, कई देशों के संविधानों को पढ़ करके बनाया गया और उसमें से बहुत सारी चीजों को कॉपी किया गया है, जिसमें कहता है डीपीएसपी, जिसको कहते हैं भारत के नीति निदेशक तत्व। क्या कहा जाता है इनको? इनको कहते हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से, बिल्कुल सही है। फिर मूलाधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से, सही है। फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग कनाडा से लिया गया है, गलत है। ये कहां से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया है। ये भी कहां से लिया गया भाई? ये भी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला कहता है उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में गलत मैच हो गया। ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग क्या है? देखिए, नीति आयोग किसकी जगह आया? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन योजना आयोग को हटा दिया गया। ठीक है, प्लानिंग आयोग या योजना आयोग को हटा दिया गया, उसकी जगह पर क्या लेकर के आए हैं? उसकी जगह पर लेकर के आए नीति आयोग। इसका फुल फॉर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, देख लीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे। फिर कह रहा है कि ये कौन सा निकाय है? देखो, ये संवैधानिक निकाय नहीं, संविधान बनाते समय उसमें जो निकाय डाले गए वो संवैधानिक निकाय होते हैं। सांविधिक निकाय वो होते हैं जिनको बाद में कैबिनेट अप्रूव करके डालती है, संविधान में शामिल करती है, वो भी नहीं। ये संविधानेतर इकाई है, यानी कि इसको कहते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है, यानी कि संविधानेतर इकाई हो गई ये। ठीक है, संविधानेतर निकाय है, अलग से है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल आपसे कहता है कि कौन सी धारा एवं उससे संबंधित कृत्य सुमेलित नहीं है? बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, आएगा ही आएगा। 302 हत्या है तो दंड, बिल्कुल सही है। 307 हत्या करने का प्रयत्न, बिल्कुल सही है। 376 बलात्कार के लिए दंड, बिल्कुल सही है। और 391 कहता है चोरी के लिए, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। 391 है डकैती के लिए, डकैती के लिए 391 है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है पॉक्सो का पूर्ण रूप क्या है? भाई देखो, पॉक्सो क्या है? बच्चों के ऊपर जब यौन शोषण किया जाता है तो उसके ऊपर पॉक्सो की धारा लगाई जाती है। आपसे पूछेगा कि इसका पूर्ण रूप क्या है, बताइएगा भाई। इसका है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस। रट लेना भैया। अगला सवाल आपसे कहता है जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? देखो, इकोनॉमी के बहुत सवाल पूछे गए हैं आपसे, और इकोनॉमी के सवाल में आपसे पूछा है कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रकार का ये टैक्स है? देखिए, ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? ये अप्रत्यक्ष कर है। और अगर पूछे प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है तो बताओगे सर इनकम टैक्स। आय कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर होता है। देख लीजिए, रट लीजिए। अगला सवाल कहेगा आपातकाल को कितने वर्गों में बांटा गया है? देखो, आपातकाल को 3 वर्गों में बांटा गया बेटा, देख लो, पूछा जाएगा। सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहले हम कहते हैं नेशनल इमरजेंसी।
राष्ट्रीय आपदा इसको कहा जाता है। पहला आपातकाल कौन सा हो गया, ये राष्ट्रीय आपातकाल होगा। दूसरा कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल कहा जाएगा। और तीसरा कौन सा होता है, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, वित्तीय आपातकाल कहा जाएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ऐसे ही जरूरी क्वेश्चंस मिलेंगे। देख रहे हो कि सारे के सारे सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कायदे से इसको डिटेल में डिस्कस भी कर रहा हूं। कंबोडिया की राजधानी क्या है भाई, कंबोडिया की राजधानी कौन सी है, इस बार देखो राजधानी बहुत पूछी जा रही है। कंबोडिया की राजधानी का नाम है नॉम पेन। क्या नाम है, नॉम पेन। वियना कहाँ की है, वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। उसके बाद बुडापेस्ट कहाँ की है, बुडापेस्ट कहाँ की है, हंगरी की बुडापेस्ट है, हंगरी की। उसके बाद में आपसे पूछा गया है नेपितो कहाँ की है, ये म्यांमार की है। कहाँ की है, म्यांमार की, म्यांमार या बर्मा जिसको आप कहते हैं। अच्छे से रटिएगा, ये सब रट लीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन कहता है विश्व वन्य जीव निधि का मुख्यालय। विश्व वन्य जीव निधि मतलब है, इसको कहते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। विश्व वन्य जीवन निधि का मुख्यालय कहाँ है, देखिए ग्लैंड। ग्लैंड कहाँ पड़ता है, ग्लैंड पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड कहाँ पड़ेगा, ग्लैंड पड़ेगा स्विट्जरलैंड में। देखिए आखिरी के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का वार्षिक विवरण क्या कहलाता है। इसका मतलब होगा क्या कहलाता है भाई, वार्षिक विवरण क्या है। प्राप्तियों मतलब इनकम हो रही है, और इनकम के साथ साथ क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर खर्चा कर रहे हो, तो जब खर्चा और इनकम का जो वार्षिक विवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बजट, जो कि हर साल 1 अप्रैल को संसद में पेश किया जाता है। इस समय हमारी वित्त मंत्री कौन है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आपसे कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह क्या करे। भाई मादक द्रव्यों के सेवन पर रोक लगाए, जी नहीं। पर्यावरण की रक्षा और विकास करे, बिल्कुल नहीं। पिछड़े वर्ग के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का संवर्धन करे, ये भी नहीं। क्या कहता है कि गाय और बछड़ों के वध पर रोक लगाए, गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाए। आर्टिकल 48 देख लेना, आर्टिकल 48 क्या कह रहा है कि गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाया जाए। आखिरी सवाल इस T20 सीरीज का आपसे कहता है कि निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसने नहीं किया, जिसको नहीं आया, बहुत पछताएगा, पेपर में आएगा, मुंह बनाते रहोगे। इसलिए देख लो भी कैसे होता है। क्या है, सबसे ऊपर जो रैंक है पदानुक्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है। सबसे ऊपर जो रैंक होती है वो कौन सी होती है, सबसे ऊपर रैंक होती है आपकी DIG की। क्या हो गई भाई, सबसे ऊपर आपकी रैंक आ रही है DIG। फिर कौन सा आ रहा है आपका, अधीक्षक आ रहा है, फिर अधीक्षक आ रहा है, फिर आपका SP आता है, फिर DSP आता है। यानी कि अगर इसमें रैंक देखा जाए, पदानुक्रम के हिसाब से रैंक लगाई जाए, तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, 4 के बाद फिर 3 आएगा, 3 के बाद फिर 2 आएगा, 2 के बाद में फिर 1 आएगा। कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन D दिया हुआ है। मित्रों, कैंडिडेट्स, भावी दरोगाओं, जुड़े रहो हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे ऐसे आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं, जो कि UPSI को अलग अलग टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हिंदी विशेष का उत्तर पर हिंदी के सवाल आएंगे, जनरल स्टडी के सवाल आएंगे। कोशिश करूंगा कि रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल भी डालूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपको क्वेश्चन आज बताए थे उनको अच्छे से रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ये आपको पेपर में जरूर मिलेंगे।